हेलो एवरीवन, आज जीएस के क्लास पे हम लोग 1813 का चार्टर्ड अधिनियम पढ़ेंगे और इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। तो इसकी कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए कि इसमें यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि 1793 में क्या किया गया था। 20 वर्षों के लिए कंपनी का एकाधिकार को बढ़ाया गया था। ठीक है, कब बढ़ाया गया था? 1793 में। तो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो 20 वर्ष के बाद ये कितना हो गया? 1813। ठीक है, तो 1813 जब आया तब यहाँ पर क्या आया? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम लाया गया है ना। सबसे पहले कब था? 1713, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वहाँ पर एकाधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था। अब आता है कहाँ पर? 1813, जहाँ पर चार्टर्ड अधिनियम फिर से लागू किया जा रहा है या लाया जा रहा है नया चार्टर्ड अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया कि अब एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कोई भी नियम नहीं लाया गया। यहाँ पर क्या किया गया कि कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में व्यापार के लिए सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए क्या किया गया? व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट कि जो 1893 में 20 वर्षों का एकाधिकार था, 1813 में क्या किया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी आकर के भारत में सीधे व्यापार कर सकता था, परंतु यहाँ पर एक चीज़ शर्त था कि चाय के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को क्या किया? कंपनी ने अपने पास ही रखा। इसमें क्या था कि ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी चाय का बिजनेस नहीं कर सकता था, अन्य कोई व्यापार कर सकता था। और दूसरा क्या था कि चीन के साथ भी व्यापार करने का एकाधिकार को अपने पास ही रखा। तो दो बातें यहाँ पर थी। सबसे पहला क्या कि कंपनी का एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया 1813 में। दूसरा क्या था कि सभी ब्रिटिश व्यापारी यहाँ पर आकर के व्यापार कर सकते थे, परंतु चाय का व्यापार नहीं कर सकते थे और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों, जिसे हम लोग फादर वगैरह कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता है। ठीक है, तो इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी क्रिश्चियन पादरी जो होता है वो भारत आकर के यहाँ के लोगों को प्रबुद्ध कर सकता है, मतलब कि यहाँ पर अपनी शिक्षा को बढ़ा सकता है। जैसे कि ईसाई धर्म के जो मिशनरी हैं, भारतीय लोगों को आकर के क्या कर सकते हैं? अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को बढ़ा सकते हैं, उसे क्रिश्चियन बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इलाकों में मेघालय हो, मिजोरम हो या फिर नागालैंड हो, झारखंड में भी जो जनजाति हैं जैसे मुंडा, उरांव, इस तरह के जो जनजाति हैं, इन सब में भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया? क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। और बहुत सारे लोग हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? क्रिश्चियन देखने को मिलते हैं भारत में। तो यहाँ पर दूसरा यही पॉइंट था कि ईसाई मिशनरियों के लिए भारत में अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अनुमति प्रदान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर ब्रिटिश का जितना भी इलाका था, मान लीजिए भारत का यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बड़ा इलाका है, तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में जितना भी क्षेत्र था भारत के अंदर, वहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार का व्यवस्था किया गया। ठीक है, मतलब क्या? यहाँ पर अंग्रेजी को सिखाया जाने लगा। किस तरह से अंग्रेज लोग रहते थे, इन बातों को भारतीय लोगों को सिखाया जाने लगा। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर? अगला बिंदु, तो यहाँ पर एक आखिरी बिंदु है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत के स्थानीय सरकार, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर कोई भी अधिकारी चुना गया हो, या तो वह क्या हो? इंडियन हो। ठीक है, मतलब यहाँ का महाराज वगैरह इंडियन कोई हो, या फिर ब्रिटेन का
कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी अंग्रेज हो, दोनों में से कोई भी यहाँ का सरकार जो भी हो, तो उन्हें वह अधिकार दिया गया कि स्थानीय लोगों को क्या करना है, स्थानीय लोगों से पैसा वसूल करना है, कर भुगतान करना है। अगर वह भुगतान नहीं करता है तो उस पर दंड देने का भी अधिकार दे सकते थे। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या था कि भारत के स्थानीय सरकारों को यहाँ पर कर वसूली करने का अधिकार दे दिया गया था, और यहाँ पर दंड देने के लिए इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंट्रोलर की अनुमति भी नहीं लेनी पड़ती थी, ना ही गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी। स्थानीय सरकार किसी भी तरह से यहाँ पर कर वसूली करने के लिए नियम लगा सकते थे या कोई भी दंड दे सकते थे। तो यहाँ पर यही 4 पॉइंट था इस अधिनियम से रिलेटेड। तो अगले क्लास में मिलते हैं इसी प्रकार के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।